तेज नजरें, सच्ची खबरें। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। आप लोग खुश हैं इसको टिकर गए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज अपने दर्शकों का तारुफ आने वाली शख्सियत से कैसे करवाऊं। इसका एक कारण ये भी कहा जा सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा कि आने वाली शख्सियत को एक ब्राह्मण समाज का स्तंभ कहूं, एक राजनेता कहूं, क्योंकि ब्राह्मण समाज का स्तंभ कहने में इसलिए भी कोई गुरेज नहीं कही जा सकती कि एक अपने समाज की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते हैं और वीर योद्धा की तरह करते हैं। पिछले दिन इन्होंने राजकुमार सैनी जी के खिलाफ एक ज्ञापन भी डीसी को दिया था कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जो एक मर्यादा के खिलाफ थे, जो इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसके अलावा राजनेता इसलिए भी कहने में कोई गुरेज नहीं कही जा सकती कि मैं भी पत्रकारिता से करीब 25 सालों से जुड़ा हूं और मैंने देखा है आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में आई है, उनके यहाँ हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, मतलब ऐसे आते थे जैसे कोई एक मित्र से मिलने आ रहे हैं। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आता कि इस शख्सियत से ऐसी क्या खासियत थी कि फिल्मी कलाकार भी इस शख्सियत के पीछे खिंचे आते थे। बड़े बड़े फिल्मी कलाकार भी इनके कार्यक्रमों में देखने को मिले। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि एक पत्रकारिता का भी हमारा जो एक क्षेत्र है उसमें भी एक ये अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। तो इस बारे में मैं एक इन्हें वरिष्ठ पत्रकार भी कहूँ तो भी कोई गुरेज नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक कार्य ये पूरे दिल से, पूरी दबंगई से और अपनी जान की और अपने परिवार की जान की परवाह ना करते हुए जो एक इन्होंने मतलब उन लोगों से एक लड़ाई का फैसला अपने जीवन में लिया है कि जिनसे लड़ाई लड़ने वाले के ही हौसले पस्त हो जाते हैं, उनके सामने लड़ाई लड़ने वाले की तो बात एक बहुत दूर की बात है। चलिए अब ज़्यादा लंबी बात ना लेते हुए मैं अपने दर्शकों को मिलवाना चाहता हूं अम्बाला की उस शख्सियत से। शायद अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र कह दें, अगर विधानसभा क्षेत्र में एक मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र में 5 लाख लोग हैं तो ऐसा हो सकता है भी 3 लाख या 3.5 लाख आदमी उस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले को जानते हो सकता है 1-1.5 लाख आदमी ना जानता हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव रहा होगा, कोई शहर की गली रही होगी या कोई वार्ड रहा होगा जिस वार्ड का, गांव का और इस विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति, इस शख्सियत जिसको डॉक्टर वीरेश शांडिल्य के नाम से अम्बाला के लोग जानते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब आपका अम्बाला इसमें आने के लिए। आप मेरे पुराने मित्र भी हैं और एक इस समय मतलब एक ऐसे काम को वो कर रहे हैं जिस काम को कोई हर आदमी कर नहीं सकता। तो आपका स्वागत है अम्बाला के स्टूडियो में। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं, प्रदीप जी ने बड़े विस्तार से बताया, प्रदीप मसीह जी ने, सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को जो अम्बाला आइज के दर्शक हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल आज डिजिटल न्यूज़ का युग है और देशों विदेशों में कहीं की भी खबर हम 1 मिनट में अपनी जेब से निकाल के मोबाइल में देख सकते हैं। तो डिजिटल आइज के तमाम दर्शकों को, व्यूवर्स को बधाई देता हूं। और प्रदीप जी का एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है समाज में, पत्रकारिता क्षेत्र में, यूनियन से, पत्रकारिता की यूनियन से, जर्नलिज्म की यूनियन से इनका बड़ा गहरा ताल्लुकात रहा है। और समय समय पर प्रदेश के ज़िलों के जर्नलिस्टों की लड़ाई भी प्रदीप जी ने लड़ी है। मैं आज इनके स्टूडियो में आया हूं तो मुझे इनके स्टूडियो का एक इम्प्रेशन ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी बड़े नेशनल लेवल के, जैसे आज तक, इंडिया न्यूज़, इंडिया टीवी, इस तरह के चैनल में बैठा हूँ। इसके लिए मैं प्रदीप जी आपको, आपकी समस्त टीम को
बधाई देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब बात आपने सोशल मीडिया की तो मैं नहीं रह पा रहा आपका धन्यवाद करते हुए कि पिछले दिनों जैसा कि हम तमाम सोशल मीडिया वाले एक तरह थोड़ा सा घबरा से गए थे। घबराने का ये कहा जा सकता है कि अब हमारे किसी सोशल मीडिया वाले साथ 1000 फॉलोवर जुड़े हैं, किसी का 10,000 जुड़े हैं और कई तो ऐसे भी हैं जिनके साथ लाखों भी जुड़े हैं जी। तो एकदम हम सोचों में पड़ गए थे तमाम स्टेट का सोशल मीडिया से जुड़ा पत्रकार कि ये कैसे होगा कि जब ये पता चला कि हरियाणा के कई जिलों में डीसी ने वो सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया और अम्बाला में भी बैन लगने जा रहा था। और हम धन्यवादी हैं आपके और आपकी उस टीम के जिस टीम ने जाकर एक ज्ञापन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज साहब को दिया और उनके द्वारा बात सीएम साहब तक पहुंची और इसके लिए भी मैं तमाम सोशल मीडिया की ओर से आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत मेरे ख्याल से तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र से हुई थी, क्योंकि जो आपके फादर थे वो एक अम्बाले की ऐसी शख्सियत थे जिनको एक मतलब मैं खुद भी उन्हें एक पिता की तरह आदर देता था। शायद उन्हीं की प्रेरणा से आप एक पत्रकार के रूप में आपका जीवन शुरू हुआ था या एक राजनेता के जीवन में के अनुसार शुरू हुआ था? प्रदीप जी, पहले तो आपकी बात का जवाब मैं दूंगा। जो आपने सोशल मीडिया की बात कही, पिछले दिनों कैथल, नारनौल और करनाल, सोनीपत और दादरी के डीसीज ने सोशल मीडिया को ड्रॉप किया, कारण कोई भी रहा हो। हमारे प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, जिन्होंने हमेशा मीडिया की लड़ाई लड़ी और उन्होंने कभी भी डेमोक्रेसी के इस पिलर को कमज़ोर नहीं होने दिया और अम्बाड़ा में इस तरह की कोई साजिश नहीं रची जा सकी, इसके लिए मैं गृह मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के से मनोहर लाल खट्टर जी से, क्योंकि भाजपा सरकार है, इन्होंने बड़ी नज़दीक से इन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई देखी है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ की हैं भाजपा सरकार ने। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने बड़े जीवन को बड़े ज़मीनी स्तर पे जिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा के सीएम से एक मांग करता हूँ सबसे पहले कि आज सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसको हम कहीं बैठ के, किसी जगह बैठ के भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी बात को कमेंट्स में डाल के अपनी बात उनके तुम तक पहुंचा सकते हैं। तो जो ये मीडिया पॉलिसी लेके आ रहे हैं सीएम, मैं आपके चैनल के माध्यम से, बड़ा इस चैनल के माध्यम से सीएम साहब से अपील करता हूं, गृह मंत्री जी से अपील करता हूं, अनिल विज जी से, कि वो ये ना देखा जाए कि किसी चैनल के साथ 1000 व्यूज़ जुड़ा हुआ है, किसी से 10,000 जुड़ा हुआ है, किसी के साथ 10 लाख जुड़ा हुआ है। उनको आप काम करने का मौका दें और ऐसा भी क्राइटेरिया फिक्स ना किया जाए कि आप जो हैं आपने डिप्लोमा किया हुआ है जर्नलिज्म का या नहीं, आपका कितना एक्सपीरियंस है। जब खट्टर साहब स्वयं सीएम बने थे तो वो पहली बार करनाल से जीवन में उन्होंने चुनाव लड़ा था और जब वो चीफ मिनिस्टर बन के आए, लोग कहते थे कि सीएम साहब के रूप में जो है, सीएम के रूप में मनोहर लाल खट्टर शायद हरियाणा को ना चला सके, और आज उन्होंने कितना कामयाब हरियाणा को चलाया। तो मैं उसके साथ ही मैं आपकी दूसरी बात का जवाब दूंगा कि मैंने अपना कैरियर, मेरे पिताजी ने अखबार शुरू किया था 1974 में, और चाहे आज़ादी की लड़ाई में जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ बापू गांधी, आप बापू गांधी जी के आश्रम में जाइए, गुजरात के अंदर जो उनका आश्रम है, उस आश्रम में जो गांधी जी अखबार निकालते थे वो अखबार पूरे के पूरे लगे हुए हैं उर्दू के। तो राष्ट्रपिता थे वो भी अखबार निकालते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड के नाम से अखबार निकालते थे। जितने बड़े से बड़े लीडर हुए, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, उनके पिता बाला साहब ठाकरे सामना अखबार निकालते हैं। तो अगर आप पूरी हिस्ट्री देखी जाए इस हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े पॉलिटिकल आदमी हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म से निकल के आए हैं, क्योंकि जर्नलिज्म करना कोई आसान बात नहीं है। ये सरकार, समाज, प्रशासन में एक सेतु का काम करता है। वैसे मेरा जीवन NSUI से शुरू हुआ। मैं NSUI का प्रेसिडेंट 1990 में बना और 1993 तक मैंने वो जिम्मेवारी की। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस में आया। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट होते थे मिस्टर बिट्टा, MS बिट्टा। मैंने 94, 95, 96 तक वहाँ काम किया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में। उसके बाद 96 में मैं जर्नलिज्म में आया। जर्नलिज्म की बात आपने की कि लोग जर्नलिज्म से राजनीति में आते हैं जी। लेकिन डॉक्टर साहब अब आज के प्रदेश में तो उल्टा हो रहा है
कि राजनेता मीडिया की लाइन में आते हैं अपने आप को थोड़ा उन चीज़ों से छुपाने के लिए जो उनके बारे में अखबार छापते हैं या चैनल चलाते हैं। इसकी जीती जाती मिसाल पीछे एक बहुत बड़े नेता रहे भी थे, उतने नहीं और भी नेताओं ने ऐसा कुछ किया है कि जिनके अपने अपने चैनल हैं और शायद उन्होंने चैनल ये सोच के बनाए हुए हैं कि वो जो एक गलत काम करते हैं उन चीज़ों को और चैनल ना चलाएं, थोड़ा उनसे डरें। तो आप कहाँ तक ये सही मानते हैं कि क्या एक राजनेता को सिर्फ अपना पत्रकारिता का क्षेत्र इसलिए चुनना चाहिए कि अपनी राजनीति की गंदगी को उसमें छुपा सके? नहीं प्रदीप जी, आपका जो सवाल है बड़ा वाजिब सवाल है। और जर्नलिज्म कहते हैं अगर तोप हो मुकाबल तो अखबार निकालो। जिस तरह कारगिल का युद्ध हुआ, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, यहाँ तक कि पंजाब का सबसे बड़ा अखबार पंजाब केसरी था। ज्ञानी जयाल सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने इमरजेंसी जब आपातकालीन आई तो उन्होंने पंजाब केसरी पे पर बैन लगा दिया, बिजली काट दी। तो लाला जगत नारायण जी ने इंजन के ऊपर इंजन चला के बिजली जनरेट की और अपना अखबार निकाला। अखबार पत्रकारिता कोई छोटी धर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा धर्म है और निष्पक्ष पत्रकारिता एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तभी मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा है। तो जो व्यक्ति, जो राजनेता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हैं, चाहे वो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो बड़े मगरमच्छ हैं, चाहे वो बिग एलिफेंट हैं, जो भी जर्नलिज्म में प्रवेश करता है वो ये सोच के ना आए, पॉलिटिकल आदमी खासकर, चाहे वो वीरेश चंडिल है, कि तू अखबार इसलिए निकाल या तू चैनल इसलिए बना कि तेरे खिलाफ कोई दूसरा मीडिया का आदमी तेरे ऊपर कोई प्रहार ना कर सके, तेरी बुराई उसमें दब जाए, तेरी बुराइयां उसमें छिप जाएं, तेरे एसेट्स उसमें छिप जाएं, तेरी जो बुराइयां हैं, तेरी जो पास्ट का इंसिडेंट्स हैं वो छिप जाएं। ये सोच के हमें जर्नलिज्म नहीं करना चाहिए। और जर्नलिज्म के अंदर जो जुड़े हुए सही लोग हैं वो इस चीज़ का विरोध करते रहे और करते रहेंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पत्रकारिता है उससे जुड़े हुए लोग किसी चीज़ से घबराते नहीं। कारगिल के युद्ध में भी लाइव जो है पत्रकारिता हुई है, लोग डरे नहीं, पत्रकार डरे नहीं, ना गोलियों से डरे ना तोपों से डरे। डॉक्टर साहब, बात दो चीज़ों की कही आपने, एक लड़ाई की और एक अनिल विज साहब की। तो आप एक ऐसी लड़ाई उस आतंकवाद के विरुद्ध और ऐसी एक संस्था के विरुद्ध जिसके संस्था के शुरुआत के अगर डॉन कहे जाएं तो जरनैल सिंह भिंडरवाला थे। और हमें जहाँ तक पत्रकारिता का एक तजुर्बा है तो हमें ये पता चला था कि जरनैल सिंह भिंडरवाला कोई आतंकवादी नहीं था, वो तो एक संत था। उसे एक जो गुंडा बनाया, आतंकवादी बनाया, वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने बनाया। और जब तक भिंडरवाला अमृतसर में रहा तब तक श्रीमती इंदिरा गांधी अमृतसर नहीं गई और भिंडरवाला अमृतसर से दिल्ली तक नहीं गया। लेकिन उस भिंडरवाला जिस पर हाथ डालने के लिए पुलिस भी डरती थी, हार के मिलिट्री को चारों तरफ से तोपें हरमंदर साहब में डालनी पड़ी, तब जाके कहीं उस जरनैल सिंह भिंडरवाला का अंत होने पाया, जिसका अंत करने के लिए पुलिस डर रही थी। आदमी की तो बहुत बड़ी मतलब कहा ही नहीं जा सकता बिसात है, मिलिट्री को जाना पड़ा और वहाँ से आपने लड़ाई शुरू करी। उसके बाद बब्बर खालसा और ऐसे ऐसे आतंकियों के खिलाफ, जिन आतंकियों के नाम से पुलिस का कांपना तो जायज़ सी बात है, क्योंकि जहाँ तक सुनने में आता है उनके पास ऐसे हथियार हैं जो शायद पुलिस के पास भी नहीं है। तो आप उस लड़ाई को इतने सालों से लड़ रहे थे और इस चीज़ का समय समय पर प्रशासन को पता भी रहा, पुलिस को भी पता रहा। आपको कई बार कभी बब्बर खालसा से, कभी भिंडरवाला से, कभी खालिस्तानी समर्थकों से धमकियाँ आती रहीं और आपने हर धमकियों के बारे में बार बार पुलिस प्रशासन को आप कहते भी रहे, आप सुरक्षा की मांग भी करते रहे। लेकिन इतने लंबे समय तक प्रशासन ने, पुलिस ने आपकी एक नहीं सुनी। लेकिन अब आने के बाद जब से आपकी नज़दीकियाँ हमारे हरियाणा के गृह मंत्री जी से हुई हैं और ज़्यादा बड़ी हैं, तो ये माना जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद पुलिस जो उस समय थोड़ा आपको कुछ समझती थी, उसको पता चला है कि वीरेश शांडिल्य वाकई में जो लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवाद की लड़ रहा है, और जो हमें बहुत पहले इनको सुरक्षा देनी चाहिए थी, इनकी बात सुननी चाहिए थी, वो हमने बहुत लेट सुनी है। और जैसे अभी भी पता चला है कि कल ही आपको एक धमकी आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब से पहले जो आप प्रशासन को बताते रहे, पुलिस को बताते रहे, उसमें तो चलो उनके नंबर बाहर के थे, लेकिन जैसे कि अभी हमें पता चला है कि वो तो नंबर भी भारत का है। और भारत की पुलिस अगर चाहे, विकास दुबे को देखिए, अगर पुलिस ने चाहा तो वो एक दिन में पकड़ा भी गया और ढेर भी
भी हो गया तो पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो अब आप अमित शाह जी के पास भी खुद गए थे, मुबारकबाद देने गए थे, हमें पता है। तो अब तो शहर के गृह मंत्री, इस देश के गृह मंत्री भी आप उनसे मिल चुके हैं। तो अब ये माना जा सकता है कि जिस आतंकवादी ने, जिस व्यक्ति ने आपको ये अभी ताज़ा धमकी दी है, वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। प्रदीप जी, आपका जो ये बात है, प्रश्न है, बड़ा मल्टीपल क्वेश्चन है, इसमें कई आपने चीज़ें क्लब कर दी, जोड़ दी। सबसे पहले तो जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात कही आपने कहा कि उसको आपका चैनल संत मानता है या नहीं मानता, मुझे नहीं पता। अगर आपका चैनल उसको संत मानता है तो मैं इंटरव्यू यहीं छोड़ के जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। संत शब्द ऐसा है कि अब उस आदमी के साथ, चाहे वो आतंकवादी, तो सभी को पता है वो आतंकवादी था, कितने हिंदुओं की लाशें बिछी उसके समय में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से कोई इज्जत दे रहा हूँ, वो मुझे सिर्फ इसलिए कहना पड़ा कि उसका नाम ही संत जरनैल सिंह भिंडरावाला के उससे गिना जाता है। देखिए प्रदीप जी, आपके दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मैं बड़ा जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, बड़ा जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ। निश्चित तौर पे मैं इस चीज़ से नहीं डरता कि इस इंटरव्यू को देखने वाले मेरे खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या व्यूज़ देंगे, क्या उनके एक्सप्रेशंस होंगे। स्वस्थ आलोचना मैं का स्वागत करूंगा। जो लोग हेल्थी क्रिटिसिज्म नहीं भी करना चाहते, डायरेक्ट मुझे टारगेट करना चाहते हैं, उनका भी स्वागत है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन प्रदीप जी, विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया। आपने कहा कि पुलिस अगर चाहे तो, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अगर पुलिस चाहे तो नलके से पूछ सकती है तेरे से पानी कौन कौन पी गया। जरनैल सिंह भिंडरावाला को भारतीय सेना ने 6 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में मौत के घाट उतारा। भारतीय सेना कब बुलाई जाती है? जब कोई टेररिस्ट ऑपरेशन करना है, या जब हमने पाकिस्तान से लड़ना है, या जब हमने चाइना से लड़ना है, या जब हमने पड़ोसी मुल्क, दुश्मन मुल्कों से लड़ना है, तब सेना उतरती है। उससे पहले सेना नहीं उतरती। एक व्यक्ति, आपने उसको सो कॉल्ड संत बना दिया। मेरी नज़रों में गुरु नानक देव जी से लेके, पहली पातशाही से लेके, जिन्होंने करतारपुर गुरुद्वारे से लंगर की शुरुआत की, मैं उस पहले गुरु को नतमस्तक होता हूँ, गुरु नानक देव जी को। और 10वें गुरु ने, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अनंतपुर साहब की धरती पे 5 प्यारे सजाए। वो 5 के 5 हिंदू थे। पहले उनको आप अमृतपान कराया, उसके बाद उनसे आप अमृतपान छका उसी बाटे में। और वो 5 प्यारे एक आइडेंटिफिकेशन की उनको कि आपने धर्म की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान की रक्षा करनी है। हिंदुस्तान में सब थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। हिंदुस्तान एक धर्म का नहीं है, हिंदुस्तान सबका, और सबकी रक्षा के लिए उन्होंने तैयार किए कि एक अलग पहचान दे दी। जैसे ट्रैफिक पुलिस की वर्दी चिट्टी और नीली है, सीआईडी की वर्दी जो है साधारण वर्दी है, पुलिस की खाकी वर्दी है। खाकी को देख के क्रिमिनल डरता है। उसी तरह गुरु साहब ने 5 प्यारे सजाए, उनकी एक वेशभूषा तैयार की, वस्त्र तैयार किए, और कंगा, कच्छा, कड़ा, केश, कृपाण की शुरुआत हुई वहां से। संत जरनैल सिंह भिंडरावाला कब तो संत बना, जिसको जो उग्रवादी था, जब वो मौत के घाट उतारा गया, मिलिट्री ने उतारा, भारतीय सेना ने उतारा। जो उस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे जनरल, वो आज भी जिंदा है। और उस आतंकवादी के पास से हथियार बरामद हुए। और सबसे बड़ी बात तो, उसने गुरु साहब की, दरबार साहब की मर्यादा को खंडित किया। जिस दरबार साहब के अंदर गुरु साहब ने 4 दरवाजे रखे कि यहाँ किसी भी धर्म का आए, हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए। और उसने आप बचने के लिए, अब मैं, भले ही विकास दुबे इनकाउंटर में मारा गया, मैं यहाँ हिंदू सिख की बात नहीं करूँगा। अगर वो चाहता तो उज्जैन महाकाल के अंदर घुस के जो है संरक्षण ले सकता था। पुलिस मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकती, गुरुद्वारे के अंदर भी नहीं। लेकिन उसने मत्था टेक के वो बाहर आया। उसके बाद वो पकड़ा गया, मारा गया। वो कैसे मारा गया, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, नहीं हो रही है, ये पुलिस जानती है। वो एक क्रिमिनल था, वो दौड़ा वहां से, पुलिस के हाथों से दौड़ा, पुलिस मुकाबले में मारा गया। अगर वो व्यक्ति जरनैल सिंह भिंडरावाला इतना दलेर था,
और उससे लोग डरते थे, उन्होंने गुरु साहब के जो घर है उसकी मर्यादा को क्यों खंडित किया? तो उसको जो लोग उसको संत मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को नकारते हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नकारते हैं, जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान को तहस नहस करना चाहते हैं, जो पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहते हैं और उस पाकिस्तान से मिलकर खालिस्तान बनाना चाहते हैं, जिस खालिस्तान की बात जो है मुगलों से मिलकर, कौन से मुगले? जिन मुगलों ने गुरु साहब के बच्चों को दीवारों में चढ़वा दिया, उन मुगलों से मिलकर जो है जो खालिस्तान की मांग की जा रही है, पाकिस्तान के आतंकवादी जो है संरक्षण दे रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादियों को। तो मुझे कोई डर भय नहीं है, गोली से बम से मरूं, मैं ये चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता से मरूं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे इंदिरा जी ने कहा था, गोलियों से छलनी थी कि जब तक मेरे शरीर के अंदर खून का अंतिम कतरा है मैं देश की एकता और अखंडता की रक्षा करती रहूंगी, वही संकल्प मेरा है। रही बात, आपने कहा कि अनिल विज जी गृह मंत्री हैं, आपके नजदीकी हैं, मेरे 30 साल से उनके साथ संबंध है, लेकिन अनिल विज जी के मंत्री गृह मंत्री बनने के बाद सिर्फ मुझे इतना फायदा हुआ है, पुलिस ने सच को सच कहना शुरू कर दिया। इससे पहले खतरा मुझे तब भी उतना था, आज भी उतना है, लेकिन अब उनको उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि इस देश का, इस स्टेट का गृह मंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो झूठ और कपट और झूठ और असत्यता और घड़ी हुई कहानियां पसंद नहीं करता। अगर मैं टेररिज्म के खिलाफ मुझे थ्रेट है तो उसको यही रिपोर्ट जाएगी कि उसको थ्रेट है। तो मुझे सुरक्षा मिले ना मिले, मिली हुई सुरक्षा वापस हो जाए, मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। और जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, कल जो मुझे धमकी आई, उसने कहा कि तू संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के खिलाफ बोलता है, तन्नू अपना बेअंत सिंह की तरह बम तो उड़ावांगे। तो पुलिस ने इस मामले में बड़ी सजग प्रहरी बनके जो है संज्ञान लिया, तुरंत FIR दर्ज की, तुरंत कार्रवाई हुई। और जो लोग, कुछ लोग आपके चैनल के ऊपर भी कह सकते हैं कि शायद मैं सुरक्षा लेने के लिए ऐसा करता हूं, मैं आपको प्रदीप जी बताना चाहूंगा, जिस खालिस्तान की भिंडरांवाला की आप बात करते हो, आज से 10 साल पहले, आज 20 चल रहा है, 2010 में जब जरनैल सिंह भिंडरांवाला का साहित्य पंजाब में बिक रहा था, सीढ़ियां बिक रही थी इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए, सतवंत सिंह बेअंत सिंह की फोटो छपी हुई थी जो इंदिरा गांधी के हत्यारे थे, जिनको दरबार साहब में सम्मानित किया जाता है, उनकी चित्र थे। मैं हाई कोर्ट गया, मैंने हाई कोर्ट को जाके बताया कि पंजाब का माहौल खराब किया जा रहा है, भिंडरांवाले के पोस्टर, चित्र, सामग्री बेची जा रही है। तो 2010 में चीफ जस्टिस ने पंजाब के DGP को मेरे एंटी टेररिज्म इंडिया के माध्यम से मेरी याचिका पर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। जो बेअंत सिंह का हत्यारा था, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये आज की लड़ाई नहीं है, 16 साल पहले जब जेल ब्रेक हुआ, बड़ैल जेल ब्रेक हुआ, तो जरनैल सिंह भिंडरांवाले के साथ साथ जो जगतार सिंह हवारा और परमजीत सिंह ब्योरा था, ये बड़ैल जेल में सुरंग खोद कर भागे। मैंने 16 साल पहले हाई कोर्ट में CBI की मांग की, उसके ऊपर ऐतिहासिक फैसला आया। जब इनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया, बेअंत सिंह के हत्यारों को, हवारा ब्योरा को, जो बब्बर खालसा के स्वयं हुए, जो अपने आप को जत्थेदार कहते हैं, इनको बाई रोड लेके आया जाता था, लाखों रुपए की सुरक्षा का खर्च होता था। मैंने इनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की, तो वो भी मैंने हाई कोर्ट में डाली 10 साल पहले। तो मेरी मूवमेंट आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी। जो लोग ये कहते हैं मैं सिक्योरिटी लेने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ता हूं, जिस दिन मैं बम गोली से मारा जाऊंगा, शायद उस दिन इन लोगों को इस बात का जवाब मिल जाएगा। हाँ, चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते ये पूछना चाहेंगे, क्या आप ये मानते हैं कि जहाँ सुरक्षा की बात है, कि ये जो सुरक्षा की जहाँ तक बात है वो सुरक्षा आतंकवादियों को ज़्यादा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको एक तो सुरक्षा बहुत कम है, उस बारे में आपका क्या कहना है? और अंत में एक सवाल सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस दिलेरी से आप आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर परमेश्वर ना करे किसी आतंकवाद के हत्थे आप चढ़ गए और जिस तरह वो कह रहे हैं आपको बम से उड़ा देंगे और उन्होंने उड़ा दिया, तो क्या लड़ाई यहीं ख़त्म हो जाएगी या यही जज्बा आपने अपने बेटों के दिलों में भी भरा है कि वो इस लड़ाई को आगे जारी रख पाएंगे? आज अभी तक के इंटरव्यू में
आप प्रदीप जी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये किया है। एक यहाँ संत आए थे, शंकराचार्य आए थे प्रेम मंदिर में, आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले, 17 साल पहले। मैंने वहाँ स्पीच दी प्रेम मंदिर में, तो मैंने उन शंकराचार्य जी से कहा, मेरा बेटा 4 साल का था, कि आप शंकराचार्य जी, आपका भगवान से सीधा संवाद रहता है, अगर मैं आतंकवाद की बम और गोली से मरूं, आप ये दुआ करो कि मेरे बच्चे हिंदुस्तान का झंडा उठा के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो उस संत ने, उस शंकराचार्य ने कहा कि मेरा प्रसंग कुछ और था, लेकिन वीरेश शांडिल्य ने प्रसंग बदल दिया। लोग कहते हैं भगत सिंह तो पैदा हो, लेकिन मेरे घर में पैदा ना हो, मेरे पड़ोसी के यहाँ पैदा हो। मुझे सिर्फ अपने मरने का, अगर सुरक्षा के अभाव से, पुलिस की झूठी रिपोर्टों के कारण, सीआईडी की झूठी रिपोर्टों के कारण, इंटेलिजेंस की झूठी रिपोर्टों के कारण अगर मैं मौत के घाट उतारा गया, तो मेरी औरत मेरे मरने के बाद ये जरूर कहेगी मेरे बच्चों को, जब तेरे बाप जैसा देशभक्त आदमी सरकार मरवा सकती है, तो तू आतंकवाद का झंडा ना उठा, आतंकवाद के खिलाफ झंडा मत उठा। तो मैं ये चाहता हूं कि सरकार मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दे। अगर आईबी फेलियर ना होता तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेन सिंह ना मरता, ना शहीद होते। अगर आईबी फेल ना होती तो 26/11 ना होता। अगर आईबी फेल ना होती तो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक ना होता। अगर आईबी फेल ना होती तो पठानकोट एयरबेस अटैक ना होता। अगर आईबी फेल ना होती तो उड़ी पे अटैक ना होता। तो कहाँ है आईबी? जो मुझे टेररिस्ट बब्बर खालसा के लोग, भिंडरावाला समर्थक धमकियां दे रहे हैं, हाफिज सईद के लोग, लश्कर तैयबा के लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, कहाँ है इंटेलिजेंस, कहाँ है आईबी? मैं आज सिक्योरिटी छोड़ने के लिए तैयार हूं। हिंदुस्तान के गृह मंत्री और हमारे स्टेट के गृह मंत्री दोनों दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि वीरेश को जितनी एफआईआर है, 8 एफआईआर दर्ज होगी। आज तक क्यों नहीं पकड़े गए आतंकवादी? क्यों नहीं पकड़े गए आतंकवादी? कौन लोग हैं धमकी देने वाले लोग? आज 48 घंटे हो गए, मुझे थ्रेट दिए कि तुझे बम से उड़ा देंगे। जब मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा तब वो ट्रेस होगा आदमी। तो मेरी, अगर मुझे कोई खतरा नहीं है, अगर देश के गृह मंत्री नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते, तो देश का होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी और हरियाणा का, क्योंकि मैं स्टेट हरियाणा से आता हूं, हरियाणा का डीजीपी, हरियाणा के होम सेक्रेटरी दोनों लिख के दे दें कि वीरेश शांडिल्य को ना पाकिस्तानी आतंकवादियों से खतरा है, ना लश्कर तैयबा से खतरा है, ना जरनैल सिंह भिंडरावाला से समर्थ खतरा है, ना इसकी मूवमेंट को कोई खतरा है। अपनी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े, सरकार इसके साथ खड़ी है। मुझे सिक्योरिटी के लालच में देश के लिए नहीं लड़ना। मैं तो मरते दम तक सिक्योरिटी रहे, सिक्योरिटी ना रहे, मेरा सिक्योरिटी क्राइटेरिया नहीं। सिक्योरिटी तो आज मिली। मैं तो 15 साल से 20 साल से जमीनी लड़ाई के साथ साथ कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं बब्बर खालसा के आतंकवादियों के साथ सीधे तौर पर। कहाँ है सरकारें? कहाँ है बात करते हैं? किस आईबी की बात करते हैं जिस आईबी को यह नहीं पता है कि मुझे पाकिस्तान से थ्रेट आ रहे हैं? कहाँ की बात करते हैं? ये तो अगर अनिल विज ना होता गृह मंत्री, तो मैं अब तक का आतंकवादी मुझे मार देते। अब कम से कम उन आतंकवादियों को यह तो पता है कि इसको बचाव करने वाला एक आधा आदमी तो है, नहीं तो पहले तो मैं नेता था। मैं पंजाब में जाता किसी और नंबर की गाड़ी में था, आता किसी और नंबर की गाड़ी में था। मुझे अपनी सिक्योरिटी अपने आप करनी पड़ी, ताकि मेरे मरने के बाद मैं प्रदीप जी आपको बताना चाहता हूं, ये टेररिस्टों की क्या गेम होती है। इनकी गेम होती है कि जो लोग हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे वो एंटी टेररिस्ट इंडिया के लोग हों, चाहे वो हिंदू तख्त के लोग हों, चाहे वो शिवसेना के लोग हों, ये चाहते हैं कि अगर ये लोग बोलते रहे तो लोग इनसे जुड़ जाएंगे। इनको बम से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, पहले इनको डराओ। अगर ये डरकर घर बैठ के ठीक नहीं, अगला निशान इनका दो बम या गोली होगी। ये तो मरने के लिए तैयार बैठे हैं। अब दिलावर सिंह पुलिस में था, जिसने सरदार बेन सिंह को मानव बम बन के उड़ाया। दिलावर सिंह पुलिस में था, दिलावर सिंह ने धोखा दे दिया और मानव बम बन के बेन सिंह को सिविल सेक्रेटरीट में मार दिया। सतवंत सिंह जो है पुलिस में था, दिल्ली पुलिस में, उसने इंदिरा गांधी जी को मौत के घाट उतार दिया। तो मैं, जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, बेन सिंह मारे गए, तो वीरेश शांडिल्य क्या चीज है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आज आपके दर्शकों से अपील करता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। कहते हैं कि जो जनता है ना, ये भगवान होती है। आप मेरे लिए दुआ करें, सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात को शेयर करें। आप इनके चैनल को, जो अम्बाड़ा आइज है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस बात को मेरी, कि जो लोग प्रैक्टिकली लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ,
आप इसमें विश्वास ना करें 2 लाइनें लिख के कि ये तो सुरक्षा लेने के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। मैं हिंदुस्तान के अंदर 2002 में, यानी कि आज से 18 साल पहले, जब मोदी सरकार भी नहीं थी, मैं बताना चाहता हूं प्रदीप जी आपको, 18 साल पहले मैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक आतंकवाद के खिलाफ रथ यात्रा लेकर गया। वो हिंदुस्तान की पहली रथ यात्रा थी जो आतंकवाद के खिलाफ वीरेश शांडिल्य ने निकाली, और दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ होते हुए हर जिला में मैंने पाकिस्तान के झंडे को ललकार जलाया। और मुझे जम्मू में घुसते ही हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने मेरे रथ को जलाने की, उड़ाने की धमकी दी। मैं ना रुका, ना उस वक्त मेरे साथ कोई सुरक्षा थी। हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी तो आज 2014 के बाद भारत माँ की जय कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी उससे पहले भी कश्मीर के लाल चौक पर झंडा लहरा कर आए हैं, लेकिन वीरेश शांडिल्य, मुझे याद है कर्मा फिल्म में दिलीप कुमार का एक डायलॉग था, राणा विश्व प्रताप सिंह युद्ध की भूमि में अकेला जाएगा। मैं बिना सुरक्षा के दिल्ली से चला और कश्मीर तक आतंकवाद को ललकारता अपने साथियों के साथ गया। अगर सिक्योरिटी इशू होती तो मैं कभी वो लड़ाई ना लड़ता। मेरे अंदर सरफरोशी की तमन्ना है, मेरे अंदर जज्बा है, ना कुछ लेके सीखा है ना कुछ दे के सीखा है। हमने जो भी सीखा है किसी का होके सीखा है, भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने फौजी भाइयों के परिवारों की रक्षा के लिए, अपने देश की सीमाओं के लिए हम अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर देंगे। और प्रदीप जी, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं जो सिक्योरिटी मैं आतंकवाद के खिलाफ इसलिए लड़ता हूं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी सिक्योरिटी आज ही वापस ले ली जाए, ये गलतफहमी किसी को ना हो। ये एक ना एक दिन गलतफहमी दुनिया की भी दूर होगी, जिस दिन ये संदेश पूरी दुनिया के टीवी दिखाएंगे कि वीरेश शांडिल्य की बम को वीरेश शांडिल्य समेत उड़ा दिया गया। और उड़ाया किसने? जरनैल सिंह भिंडरावाला के समर्थकों ने। मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 जून 2018 वो काला दिन, मैं जब लिख के देता हूं एसपी अम्बाला को और एसएचओ अम्बाला को कि मैं भिंडरावाला के खिलाफ बोला, मेरे घर पे और ऑफिस पे अटैक हो सकता है, 3 दिन बाद मेरा दफ्तर जला दिया गया भिंडरावाला समर्थकों द्वारा। तो जब आईबी को यह नहीं पता है कि मेरा दफ्तर जला सकते हैं ये लोकल लोग, भिंडरावाला समर्थक, ये मुझे आतंकवाद से और पाकिस्तान के आतंकवादियों से कैसे बचाएंगे? ये तो मैं थैंक्स करता हूं, मेरा परिवार थैंक्स करता है, मेरे प्रदेश के लोग थैंक्स करते हैं। जो गृह मंत्री ने, अनिल विज ने, आते ही स्टेट पुलिस से पूछा कि बताओ इसको वीरेश शांडिल्य को आतंकवाद से खतरा है कि नहीं, इनको किसी को जवाब नहीं आया, तो इन्होंने सुरक्षा दी, अन्यथा सरकार मुझे निपटाने के लिए तैयार थी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं चलते चलते अपने दर्शकों को ये भी बताऊंगा, वैसे तो हमारे दर्शकों ने डॉक्टर साहब के मुंह से अपने आप सुना, देख लिया होगा उनका जज्बा, उनकी दिलेरी। अभी इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक तारीफ करनी और भूल गया था कि इन्हें एक झूठे केस में फंसाया गया था और जेल में रह के इन्होंने मतलब वकालत की वो करी, और उस लड़ाई को कोर्ट में भी पूरी दिलेरी से लड़ रहे हैं और घर पर भी बड़ी दिलेरी से रहे हैं। और इन्होंने हमारे दर्शकों से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि वो इनके लिए दुआ करें। हम अपने चैनल की ओर से भी इन पर दुआ करेंगे और हमें विश्वास है, क्योंकि ये बजरंग बली के बहुत अच्छे भक्त भी हैं, बजरंग बली जी का आशीर्वाद भी हमेशा इनके साथ है, हमारी भी दुआएं इनके साथ रहेंगी और इनके परिवार के साथ रहेंगी। और ये अब विश्वास हो गया है कि अगर इस जैसी शख्सियत को खालिस्तान समर्थक या और भी कोई आतंकवादी बम से उड़ाता है तो बम से उड़ने के बाद भी लड़ाई बंद नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं जैसी दिलेर पत्नी इनके बजरंग बली ने दी है, इनकी तरह ही दिलेर बेटे परमेश्वर ने इनको दिए हैं। तो हमारी भी दुआ इनके साथ है और हम चाहेंगे इस लड़ाई को इसी तरह से लड़ते रहें और हमारे चैनल पर दोबारा आके हमारे दर्शकों को अगली बार ये बताएं कि जिस आतंकवादी ने उनको धमकी दी थी उसे पुलिस ने पहली बार इतनी जल्दी पकड़ा है। यह इन्हीं के मुँह से अगले किसी इंटरव्यू में सुनना चाहेंगे। अंत में सबको नमस्कार, धन्यवाद।